उरी बाबा, इतनी सारी सीपीसी की किताबें हैं। कौन कौन सी है मैं आपको बताऊं। मुल्ला साहब की सीपीसी किताब है, टकवानी जी की है, त्रिपाठी की जी है, अवतार सिंह जी की है और लिंकिंग पब्लिकेशन की भी है। तो अब इन सारी सीपीसी की किताबों को पढ़ना समझना टेढ़ा काम है। लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें अच्छा विद्वान बनना है तो ये बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से क्या होता है, मामला बहुत ही शानदार है जो होता है। मामला तो शानदार हो जाता है बट माइंड का क्या, क्या चलिए छोड़िए। फिर उसके बाद मार्केट में पता नहीं ये क्या आ गया, ये आया है आपके लिंकिंग चार्ट्स है जी। दो चार्ट्स लिंकिंग के आगे जिसमें पूरा का पूरा जितना भी सीपीसी है उसको क्या कर दिया गया, इस तरीके से इजी फॉर्मेट के अंदर दीवारों पे चिपका दिया। पर ये भी इतना सारा कंटेंट है, कैसे याद करेंगे, मुश्किल काम है। अब पता है ये सारी चीज़ें मुश्किल क्यों है। अब चाहे आप लिंकिंग पब्लिकेशन का बेरेट पढ़ लो, चार्ट्स पढ़ लो, अरे जाना मत भाई, मेन मुद्दा तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये तो ऐसे ही मैंने आपको डराने के लिए रखे थे, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा काम आसान करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि सीपीसी अगर हमें जानना है समझना है तो हमें क्या करना होता है, 10 ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको ग्रैप है जो करना होता है। एक्चुअल में पूरा का पूरा सीपीसी जो है वो 10 स्ट्रक्चर का खेल है। यानी कि अगर आपने उन 10 पॉइंट के अकॉर्डिंग सीपीसी को समझ लिया तो कहीं कि हमारा काम क्या हो सकता है, आसान है जो हो सकता है। सिविल लिटिगेशन कोर्ट प्रोसीडिंग के सिविल मामलों के अंदर वो 10 पॉइंट कौन से हैं, आइए वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला कंसर्न होता है वो होता है एलिजिबल पार्टी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने सीपीसी के जितने भी ऑर्डर्स है, ऑर्डर नंबर 1 पार्टी ऑफ सूट, ऑर्डर नंबर 3 रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर, उसके बाद में ऑर्डर नंबर 27 जहाँ पर आपको स्टेट के बारे में दे रखा है। स्टेट के खिलाफ अगर आप सूट फाइल करते हो, स्टेट के द्वारा सूट फाइल होता है तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है तो 27A के अंदर, ऑर्डर 28 आर्मी नेवी के मैटर्स को लेकर, ऑर्डर 29 कॉर्पोरेशन के मैटर्स को लेकर, ऑर्डर 30 फर्म के द्वारा सूट फाइल किया जाए, ऑर्डर 31 अगर ट्रस्टी अपने बेनिफिशियरी के लिए सूट फाइल करे, ऑर्डर 32 अगर माइनर या अनसाउंड माइंड का कंसर्न है, ऑर्डर 32A फैमिली मैटर्स को लेकर, ऑर्डर 33 इंडिजेंट पर्सन को लेकर, ऑर्डर 34 मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 35 इंटरप्रीटर और 36 फ्रेंडली सूट। तो ये जितने भी सूट्स हैं इन सब में पता है इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि उसमें एलिजिबल पार्टी है जो कौन है। यानी कि आपको कोर्ट के पक्षकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक होता है प्लेंटिफ और एक कौन होता है, डिफेंडेंट। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजों को ऑब्जर्व है जो करना होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पार्टीज को समझना। करेक्ट। नाउ सीपीसी के स्ट्रक्चर के अंदर जो दूसरा सेगमेंट आता है वो हमारे सामने आता है कि हम कोर्ट की पावर्स को ऑब्जर्व करें। किसको? कोर्ट की पावर को। देखो, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। अब जुरिस्डिक्शन के संबंध में सिविल प्रोसीजर कोड के अगर आप सेक्शन 9 से लेकर 25 तक के प्रोविजन, सेक्शन 36 से लेकर 74 तक के प्रोविजन को ऑब्जर्व करेंगे और इन्हीं के साथ में कोर्ट की जो रिमेनिंग पावर है, जैसे इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट दे रखा है सेक्शन 151 के अंदर, तो ये सारे सेक्शन जो है वो मिलकर क्या करते हैं, कोर्ट की पावर्स के बारे में बताते हैं, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बारे में बताते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर होता है। यानी कि सेकेंड चीज हो गया कोर्ट। अब अगर हमारे पास में पार्टीज आ चुकी हैं, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसके बारे में पता चल चुका है, फिर तीसरा सेगमेंट हमारे बीच में आता है सूट फाइलिंग। अब सूट फाइल करने के लिए हमको चाहिए होती है ग्रैंड। तो जब आप सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर नंबर 7 को डील करते हैं या फिर ऑर्डर नंबर 37 को डील करते हैं, रेगुलर सूट फाइल करना है ऑर्डर नंबर 7, अगर समरी सूट फाइल करना है तो ऑर्डर नंबर 37। तो वहां पर आपके बीच में जरूरी है कि आप प्लीडिंग के नियमों के बारे में जानकारी लें और प्लीडिंग के नियमों के लिए ऑर्डर नंबर 6 हमारे लिए यहाँ पे क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करता है। तो बेसिकली ऑर्डर नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 37 हो गया, इनकी सहायता से आप एक प्रॉपर प्लान के जरिए क्या कर सकते हैं, सूट है जो फाइल कर सकते हैं। ये तीसरा सेगमेंट। इसके बाद में जब आपका सूट क्या हो जाता है, फाइल हो जाता है, तो फिर बात आ जाती है सूट को डिफेंड करने की। लेकिन सूट को डिफेंड करने से पहले हमारे पास समन आना जरूरी है। तो ऑर्डर नंबर 5 आपके किस में डील करता है, समन टू डिफेंडेंट। तो जब डिफेंडेंट के पास समन जाती है तो फिर ऑर्डर नंबर 8 के अंदर क्या करेगा, अपना जो है रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि लिखित जवाब है जो फाइल करेगा। अब जो रिटर्न स्टेटमेंट वो फाइल करेगा उसके लिए भी प्लीडिंग के नियम यानी कि ऑर्डर नंबर 6 यहां पर भी एप्लीकेबल होगा, ठीक वैसे ही जैसे वो ऑर्डर नंबर 7 पे एप्लीकेबल है जो होता है। तो ये 3 पॉइंट कौन कौन से पॉइंट, ऑर्डर नंबर 5 हो गया, ऑर्डर नंबर आपके 8 हो गया और ऑर्डर नंबर साथ साथ 6 हो गया। अच्छा, ये जो ऑर्डर नंबर 5 आपने पढ़ा ना, इसको लेकर आपके सीपीसी का सेक्शन वाला पार्ट भी है। जब आप सीपीसी के अंदर सेक्शन 27 से लेकर 32 तक के सेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर भी समन टू डिफेंडेंट का सेगमेंट आपको देखने को मिलता है। तो इन सब के साथ साथ में डिफेंडेंट क्या करता है, अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करके अपनी डिफेंस को डील है जो करता है। तो जब 4 स्टेप्स हो जाते हैं, कौन कौन से पार्टीज हो गया, उसके बाद में आपके सामने कोर्ट की पावर्स हो गया, देयर आफ्टर सूट फाइल हो गया और सूट को डिफेंड करना।
उसके बाद में कोर्ट क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग इशू फ्रेम है जो करता है। हालांकि इशू फ्रेम करने से पहले कोर्ट के पास पावर ये भी है, आप जब सेकंड वाला पॉइंट पढ़े थे ना कोर्ट पावर, उसके अंदर आप जो है ऑर्डर नंबर 11, ऑर्डर नंबर 12, ऑर्डर नंबर 13 और 19, यानी कि आपके सामने जो इंटरोगेटरी वाला सेगमेंट है, एडमिशन वाला सेगमेंट है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराने वाला ऑर्डर है और एफिडेविट वाला जो ऑर्डर है, तो ये चारों ऑर्डर कौन कौन से, 11, 12, 13, 19, इन ऑर्डर्स के अंदर भी क्या होता है, कोर्ट की पावर आपको देखने को है जो मिलती है। जब सारे डेटा कोर्ट के सामने आ जाते हैं तो कोर्ट अपने फिफ्थ पॉइंट के अंदर, पांचवा पॉइंट कौन सा है, इशू फ्रेम करना, तो वहां पे वो ऑर्डर 14 की सहायता से क्या करता है, इशू है जो फ्रेम करता है। वहां पे वो देखता है कि कौन सा इशू ऑफ लॉ है, इशू ऑफ फैक्ट है, इस चीज को क्या करता है वो अपने अकॉर्डिंग डील करता है और फिर उन्हीं इश्यूज पर आगे की प्रोसीडिंग है जो होती है। जब एक बार इशू फ्रेम हो गए तो फिर इसका क्या करते हैं, इशू को डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि हर एक इशू को, हर एक विवादक को डिसाइड है जो किया जाता है, राइट। और इसके लिए कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर नंबर 18 की सहायता ले सकता है। जरूरत पड़ने पर वो क्या करता है, विटनेस को समन करने के लिए ऑर्डर नंबर 16 की सहायता ले सकता है। जरूरत पड़ने पर विटनेस कोर्ट में नहीं आ रहा है तो ऑर्डर 26 में कमीशन है जो भेज सकता है। ओवरऑल एविडेंस का एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन करते हुए ऑर्डर नंबर 16, ऑर्डर नंबर 18, ऑर्डर नंबर 26 वगैरह, इन सब की सहायता से कोर्ट क्या करता है, इश्यूज को डिसाइड है जो करता है, राइट। और जब इश्यूज आपके प्रॉपरली डिसाइड हो जाते हैं, इन बिटवीन जरूरत पड़ने तो ऑर्डर नंबर 17 के तहत कोर्ट क्या कर सकता है, एडजॉर्न भी कर सकता है, ये भी कोर्ट की पावर का पार्ट है। इश्यू डिसाइड हो गए, उसके बाद में फाइनली कोर्ट क्या करेगा, अपना जजमेंट सुनाएगा। बट जजमेंट से पहले एक सिचुएशन आपको और देखनी है, वो है इंटरिम सिचुएशन। कई बार जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही होती है, यानी कि ऑर्डर नंबर 4 से लेकर ऑर्डर नंबर 20 के बीच में ऐसे कई सारे सेगमेंट है जो आते हैं जहां पर कोर्ट को क्या करना पड़ता है, पार्टीज की डेथ हो जाए, केस विड्रॉ हो जाए, केस कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या फिर पेमेंट इनटू कोर्ट हो जाए, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट का ऑर्डर हो जाए, आपके जजमेंट से पहले अरेस्ट होना, जजमेंट से पहले अटैचमेंट करना, ये सारी बातें आ जाए। नहीं समझ में आया, ऑर्डर से समझता है। देखो, ऑर्डर नंबर 22 डेथ, इंसॉल्वेंसी, मैरिज, ऑर्डर नंबर 23 विड्रॉल और कॉम्प्रोमाइज, ऑर्डर नंबर 24 पेमेंट इनटू कोर्ट, ऑर्डर नंबर 25 सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, ऑर्डर नंबर 26 कमीशन, ऑर्डर नंबर 38 अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ऑर्डर नंबर 39 टेम्परेरी इंजेक्शन एंड इंटरिम ऑर्डर्स, एंड ऑर्डर नंबर 40 आपके अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। इसमें एक और जोड़ दीजिएगा, रेफरेंस, यानी कि सेक्शन 113, क्योंकि रेफरेंस भी क्या होता है, एक इंटरिम सिचुएशन होती है जिसको हैंडल है जो किया जाता है। तो इंटरिम सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे होता है। जब इंटरिम सिचुएशन को हैंडल कंप्लीट किया जा चुका है तो उसके बाद फाइनली हमारे सामने क्या आएगा, जजमेंट है जो कोर्ट के द्वारा प्रोनाउंस किया जाएगा। और जजमेंट के बारे में स्पेसिफिकली ऑर्डर नंबर 20, ऑर्डर नंबर 20 जो है वो क्या करता है, डील है जो करता है। अब इसी जजमेंट वाले पार्ट के अंदर आपको डिक्री का जिक्र भी किया हुआ है, जजमेंट के अंदर क्या बातें आएगी, डिक्री में क्या बात आएगी, वो सारा सारा आपको यहाँ पे देखने को है जो मिलता है। जब आपने जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया, हाउ टू प्रोनाउंस द जजमेंट, जब इस सवाल का आंसर आपने फाइंड आउट कर दिया तो फिर सीपीसी जंप करती है अपने आखिरी पार्ट पे, और वहां पे क्या होता है, सेकंड लास्ट पार्ट पे, वहां पे क्या होता है, डिक्री का होता है एग्जीक्यूशन, यानी कि यहां पर अपन क्या करेंगे, डिक्री को एग्जीक्यूट है जो करेंगे। इसके लिए बकायदा ऑर्डर नंबर 21 और सीपीसी के सेक्शन 36 से लेकर 74 तक वापस सुनिएगा, ऑर्डर नंबर 21 जिसमें सबसे ज्यादा 106 रूल्स दे रखे हैं, और साथ ही साथ में आपके सेक्शन 36 से लेकर 74 का सेगमेंट जो है वो क्या करता है, डील है जो करता है। इसमें प्योरली एग्जीक्यूशन, कौन सा कोर्ट करेगा, कैसे करेगा, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आपको मेंशन है जो कर रखी है, राइट। और फाइनली अगर आप डिक्री से सहमत नहीं हो, अगर आप एग्री नहीं करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसको चैलेंज है जो कर सकते हो। तो सीपीसी का आखिरी पार्ट होता है जिसमें अपन जजमेंट को क्या करते हैं, चैलेंज है जो करते हैं। और अगर आपको जजमेंट को चैलेंज करना है तो आपके पास 3 तरीके हैं, अपील, सेकंड नंबर रिवीजन, और तीसरा सेम कोर्ट के अंदर रिव्यू। अपील, रिवीजन, रिव्यू, ये 3 पार्ट है जो यहां पर होता है। अपील को लेकर बात कर सकते हैं अपन सेक्शन 96 से लेकर 112, या फिर ऑर्डर नंबर 41 से लेकर 45, ये आपके डिक्री और ऑर्डर के खिलाफ अपील के प्रोविजन को क्या करता है, ऑब्जर्व है जो करता है। देयर आफ्टर रिवीजन की बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आपके सामने सेक्शन 115 जो है वो रिवीजन के मैटर को डील करता है हाई कोर्ट के द्वारा। और तीसरा सेगमेंट होता है रिव्यू, यानी कि सेक्शन 114। इस केस के अंदर क्या किया जाता है, अब आप ऑर्डर 46 और 47 वगैरह को भी डील करेंगे ना, तो भी आपके रेफरेंस और रिव्यू के सेगमेंट को डील है जो करता है। तो यहां पे जो आपका सेक्शन नंबर कौन सा है, 114, वो क्या करता है, रिव्यू के सेगमेंट को ऑब्जर्व है जो करता है। तो ये सारी की सारी कहानी क्या कहती है, सीपीसी के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व है जो करती है। इसीलिए जब कभी भी आप लिंकिंग बेरेट यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के बेरेट को डील है जो करते हैं, उस समय इन 10 सवालों को जरूर दिमाग में रखेगा, इन 10 पॉइंट को अपने दिमाग में जरूर सेट है जो करके रखिएगा, क्योंकि ये 10 पॉइंट क्या करते हैं, आपके सीपीसी के सेगमेंट को बहुत आसान है जो बना सकते हैं। और फिर बैक टू बैक आप लिंकिंग चार्ट की सहायता से इनका क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन है जो कर सकते हैं। इन लिंकिंग चार्ट्स के अंदर सीपीसी के जितने भी ऑर्डर्स के जितने भी रूल्स है, जितने भी अपेंडिक्स वगैरह, उन सब का कंटेंट जो है एक कीवर्ड के जरिए आपके सामने मेंशन किया गया, ताकि आप अपने स्टडी रूम में इनको हैंग करके अपना मेडिटेशन परफेक्ट है जो कर सकते हैं। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं,
वैसे तो लिंकिंग ऐप पर बैक टू बैक मैं जुडिशरी के रेगुलर कोर्सेज टाइम टू टाइम लाता रहता हूं। जैसे इस बार 10 जुलाई 2025 को आपके बीच में रेगुलर सेगमेंट आने वाला है जुडिशरी एडवोकेसी के कॉम्बो कोर्स के रूप में। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप सिर्फ सीपीसी को डील करना चाहते हैं तो आपके पास दो चॉइस है। आप सीपीसी के रिकॉर्डेड क्लासेस को, यस, सीपीसी के रैपिड रिवीजन की रिकॉर्डेड क्लासेस को सिर्फ 499 पर क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, और उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। या फिर अगर आप सीपीसी को डिटेल में डील करना चाहते हैं, यानी कि 100+ आवर्स की क्लास का सीपीसी का रेगुलर सेगमेंट बेरेक्ट के एक एक वर्ड को डील करने वाला, डायग्राम बनाने वाला, ऑर्डर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली डील करने वाला सेगमेंट अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो वो भी आप इंडिविजुअली सीपीसी के साथ कर सकते हैं। यहां पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे रखा है और क्यूआर कोड भी आपके सामने है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 2999 यानी कि 2999 के अंदर सीपीसी के कंप्लीट 100 आवर्स की क्लास को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व है जो कर सकते हैं। और अगर आप एक क्लास खल्लास सीपीसी को डील करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लिंकिंग लॉस के यूट्यूब चैनल पे कनेक्टेड रहिएगा। यहां पर सीपीसी की खल्लास क्लास भी डन हो जाएगी, जैसे बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस वगैरह अन्य टॉपिक्स की हो रखी है। सो एंजॉय विथ लिंकिंग ऐप। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।